ये combination of GS1 US issued company prefix numbers and a unique product number, ठीक है, plus a check digit that helps to ensure the GTIN is created correctly. अब GTIN जो है इसकी दो टाइप्स हैं आगे, एक यूपीसी है, यूनिक प्रोडक्ट कोड्स, और एक है आपका ईएन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स। इन दोनों को आप जीटीआईएन कहते हैं, ठीक है। जीटीआईएन कोई अलग चीज नहीं है। जीटीआईएन की दो आगे टाइप्स हैं, एक यूपीसी है और एक ईएएन है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रोडक्ट है हमारी, फॉर एग्जांपल टी शर्ट है। अब टी शर्ट को एक हमें यूपीसी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यूपीसी नंबर क्या है, मतलब है कि इसको यूनिक बारकोड नंबर हमें देना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड होगा, ठीक है। एक बारकोड नंबर उसको हम देंगे उस प्रोडक्ट को। अब उस प्रोडक्ट की जो डिफरेंट वेरिएशंस होंगी उन सब का बारकोड भी डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। एक ही यूपीसी जो है वो आप डिफरेंट वेरिएशंस को नहीं देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक टी शर्ट है और उसकी वेरिएशंस बन जाती हैं कोई 20 के करीब, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, तो आप 20 यूपीसी कोड्स परचेज करेंगे और उसको लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा GTIN along with the UPC code can be used anywhere in the world. GS1 is the only official global provider of GS1 GTINs and EAN and UPC barcodes. अब ये आपको EAN नंबर और UPC बारकोड्स मिलेंगे कहाँ से? ये आपको GS1 की वेबसाइट से मिलेंगे, ठीक है। GS1 क्या है? इसका ग्लोबल ऑफिशियल प्रोवाइडर है आपके EAN और UPC कोड्स का। यूपीसी कोड जो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट है प्रोडक्ट बारकोड्स का। इसमें ये दो टाइप के नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर होते हैं। सिंबल आईडी, ये एक सिंबल आईडी है, कैपेसिटी इसकी 12 न्यूमेरिक है, और ये इतनी डिटेल में वर्कल इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। UPC barcodes are currently the primary barcodes used within the US and Canada, although other countries can scan and read UPC codes. Most countries outside of the US and Canada use EANs, ठीक है। ये फर्क है इसके अंदर सिर्फ कि यूएस और कनाडा के अंदर आपके यूपीसी कोड्स यूज होते हैं मोस्टली, और आउटसाइड द यूएस कनाडा आपके ईएन कोड्स यूज होते हैं। लेकिन आप कोई भी एक कोड इसमें लेके आप यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें ये मसला नहीं है कि आपका अगर यूपीसी है तो वो आप यूरोप में यूज नहीं कर सकते, ईएन है तो आप यूएस में यूज नहीं कर सकते। क्या हर प्रोडक्ट पर 2 बार कोड लगेंगे? एक तो अमेजोन देता है जो कल डाउनलोड किया था, और दूसरा यूपीसी। अच्छा, ये मैं बताता हूँ। यूपीसी आपको कहाँ चाहिए होता है? यूपीसी आपको चाहिए होता है लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त। जो आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो अमेजोन आपसे पूछता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की आप आइडेंटिटी दें, ठीक है। इस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो वहां पे आपको यूपीसी बारकोड वहां पे देना पड़ेगा। और ये जस्ट लिस्टिंग क्रिएट करने में, सिर्फ आपको लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। इसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट के कोड्स हैं और प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोडक्ट की प्रिंटिंग के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पैकेजिंग के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट आपको लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपको यूपीसी वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्यू कोड नहीं लगा सकते, नहीं। अमेजोन जो है वो यूपीसी एएन वही एक्सेप्ट करता है ना। और ये प्रोडक्ट पे तो आपने लगाना ही नहीं। प्रोडक्ट पे आपने FNSKU लेबल लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट पे आपने FNSKU लेबल लगाना है, प्रोडक्ट पे यूपीसी कोड नहीं लगना। और प्रोडक्ट के कार्टन के ऊपर जो आपका वो शिपिंग लेबल है वो लगना है। ये दो लेबल आपके वहां लगने, और यूपीसी कोड सिर्फ हमें चाहिए होगा लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त, ठीक है। ये सिर्फ लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त चाहिए हमें यूपीसी कोड। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। अच्छा, इसी तरह ये ईएन है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, और ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर, और आईएएन्स
GS1 issued barcodes that include company prefixes at the beginning of the numeric GTIN. Two primary forms of ENs are popular among the Amazon sellers, EN13 and EN8, which encode a GTIN13 and GTIN8 respectively. Like UPC code, ENs don't necessarily identify the country where the product was made. ठीक है, EN और ये आपका जो यूपीएससी कोड है, ये एक ही चीज है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक मिनट दिखा दूं GS1, ये आपने परचेज कहाँ से करना है। ये हर प्रोडक्ट पे लगना है, अभी जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी लॉन्च करनी है उसका आपको यूपीसी कोड वहां पे लिस्टिंग में डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बार कोड को यूपीसी नहीं कहते, जो प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगा होगा वो एफएनएस की लेबल लगेगा। वैसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मली आपको जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलती हैं आप उसको जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं आप कह सकते हैं शायद लगे होंगे। ठीक है, अदरवाइज जो हमने जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करना है, हमने एफएनएस की लेबल लगाने हैं प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी उसके ऊपर। हाँ ये अजीब है इसकी प्राइसेस का ना। यूपीसी कोड GS1 डालना भाई, GS2 आ गया। अच्छा जी, ये है GS1.org, ये वेबसाइट है जहाँ से आप परचेज करते हैं। गेट अ GS1 बारकोड, लोकेशन कहाँ पे है आपको चाहिए, जहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चेंज भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम ढूंढते फिर हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। PQRSTU, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं जी। ठीक है, गेट बार कोड। जी, FNSQ लेवल हम सप्लायर को दे देंगे, वो लगा देगा, लेकिन हम प्रिंट करेंगे अपने सेलर सेंट्रल से, फिर उसको देंगे। अच्छा, एस्टिमेट जी बार कोड कितने चाहिए आपको। वो कह रहा है कि आप जितने साइजेस हैं, जितने कलर्स हैं, जितने स्टाइल्स हैं, सबको मल्टीप्लाई करें, इतने बार कोड चाहिए आपको। मतलब वेरिएशंस का आपने चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर शर्ट जो है वो उसके 3 साइज हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, और उसके 3 कलर हैं, ब्लैक पिंक वाइट। तो ये तीनों कलर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे साइज से। ठीक है, तो वो 3 × 3 आपका 9 बन जाएगा, आपको 9 बार कोड चाहिए होंगे। ठीक है, ये इनके रेट्स हैं जी। नंबर ऑफ आइटम्स नीडिंग अ बार कोड GTIN 10 जो है वो आपको $250 के मिलेंगे, 100 जो है आपको $750 के मिलेंगे, और 1000 जो है आपको 2500 के मिलेंगे। ठीक है जी, ये GS1 से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अब यही बाय करने पड़ेंगे। पहले होता था हम दूसरे बाय कर लेते, नेशन वाइड बारकोड से करते थे, और वेबसाइट्स थी वहां से कर लेते थे, लेकिन अभी अमेजोन ने तंग करना स्टार्ट कर दिया है। वो यूपीसी बारकोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा काफी लोगों के। तो इसीलिए फिर अभी बेहतर है कि आप लोग GS1 से ही बाय करें। 10 बारकोड जो है वो ये 250 के यहाँ पे मिल रहे हैं।
इसमें ये हो सकता है कि आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है? काफ़ी लोगों ने लोग कंबाइन कर लेते हैं। अब जैसे 100 बारकोड परचेज़ कर लिए मैंने, तो 100 तो मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे कितने चाहिए, मुझे 12-15 चाहिए, तो बाकी जो है वो मेरे लिए फ़र्क है। इस तरह से भी किसी को ढूँढ के उसके साथ परचेज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, एफबीए के लिए भी कोड चाहिए। ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इधर ही आप इसको सेव कर लें जी अपने पास। अच्छा, एफबीए क्या था क्वेश्चन? एफबीए के लिए भी एक कोड चाहिए। हाँ जी, एफबीए जब भी प्रोडक्ट आपने करनी है, जब उसकी लिस्टिंग आपने क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपको ये कोड चाहिए लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। प्रोडक्ट्स हैं, उतने यूपीसी बारकोड परचेज़ करने पड़ेंगे। हाँ जी, जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी जितनी वेरिएशंस हैं, उतने आपको बारकोड परचेज़ करने पड़ेंगे। नहीं, आप अपने जनरेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे। जी, जी, एफबीए के लिए भी लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये हो गया जी आइडिया आपको कि बारकोड ये किस तरह से मिलते हैं, ठीक है? ये इस तरह के नंबर्स आपको बेसिकली मिलेंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ी भी होगी फ़ाइल ना बारकोड्स की। हाँ जी, क्लाइंट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वही देगा ना आपको। यूपीसी बारकोड वही आपको या परचेज़ करके देगा, अगर उसको नहीं पता तो आप उसको खुद परचेज़ कर देंगे। ये देखिए जी, ये परचेज़ किए हुए हैं ये मुझे एक जो आपका यूपीसी होता है, उसके साथ जस्ट ज़ीरो लगाते हैं ना स्टार्ट में, तो वो ईएएन नंबर बन जाता है, ठीक है? ये एक बारकोड है, ये बेसिकली यूपीसी है और इसके साथ ज़ीरो आगे लगाएँगे तो वो ईएएन नंबर बन जाता है, ठीक है? ये यूपीसी है और ये ईएएन नंबर है। तो ये इस तरह से लिस्ट आपको मिलेगी। ये कितने पड़े होंगे मेरे पास? 101 100 परचेज़ किए थे जी, ठीक है? ये इस तरह से आपको ये नज़र आएँगे। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है आपका? यूपीसी बारकोड ले लिया आपने? वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आप लिखते हैं यहाँ पे। सर मैं ज़रा देर से अच्छा, एवरी एसक्यू इन मार्केट हैव अ स्पेसिफिक बारकोड। हाँ जी, बिल्कुल, बारकोड तो वो होता है। प्राइस एंड सब प्राइस यूपीसी एंड बारकोड वो मैंने बता दी ना आपको प्राइस क्या है जीएस-1 के ऊपर। जीएस-1 के ऊपर यहाँ पे मैंने प्राइस आपको बता दी है कि ये आपको 10 जो है वो $250 के मिल रहे हैं। इसकी एनुअल रिन्यूअल फी भी होती है और ये एनुअल रिन्यूअल फी है इसकी, ठीक है? 100 आपको 750 के मिल रहे हैं, 1000 आपको $2500 के मिल रहे हैं। कोड की एक्सपायर डेट नहीं होती। आपको रिन्यू होता है ना, हर साल रिन्यू हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने लिस्टिंग जनरेट कर ली, यूपीसी बारकोड ले लिया और सोर्सिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो हमने अब क्या करना है, हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी है, जो हमारा स्टॉक तैयार होगा, वहाँ पे उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने पहले बता देनी है सप्लायर को इनिशियल
नेगोशिएशन के दौरान ही रेट फाइनल करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने उनसे बात कर लेनी है कि हम जो है वो इंस्पेक्शन करवाएँगे। 1 मिनट जी, आप अभी किसी बारकोड पे ही फँसे हुए हैं। कोड्स 500 लेने हों तो, क्योंकि यहाँ 500 का तो ऑप्शन नहीं है। भई 500 कोड आपने क्या करने हैं? 500 तो इतनी ज़्यादा आपने लॉन्चेस प्रोडक्ट्स एक दफ़ा लॉन्च कर देनी है। हुँ, 500 की वो आप 1000 वाला ले लेना फिर। आपको 500 की ज़रूरत पड़ गई है तो बाकी 500 भी इस्तेमाल हो ही जाएँगे। हुँ, हमें तो 10, 15, 20 ही चलते हैं। अच्छा, वैसे एलोन मस्क इन्वेस्टर तो नहीं, नहीं लग रहा है जी, इस तरह का लग रहा है कोई इन्वेस्टर इनको हैवी मिल गया है। या ये खुद इन्वेस्टर हैं या इनके पास बहुत कोई हैवी मिल गया। अच्छा। उन्होंने भी वो कह रही हैं आगे महँगे हो जाएँगे तो अभी परचेज़ करके रख लें। वो प्लॉट है ना, वो अभी ले लेंगे तो महँगा बिकेगा फिर आगे। अच्छा, इंस्पेक्शन आपने पहले बता देना है ताकि रेट आपको वो उस हिसाब से दे। ये ना हो कि बाद में आप उसको सारा कुछ डन करने के बाद आप उसको कहें कि मैं तो टीम भेज रहा हूँ इंस्पेक्शन की, और वो परेशान हो जाए और उसके बाद आपको तंग करना शुरू कर दे, स्टॉक ही ना दे या इस तरह का कोई मसला हो, ठीक है? और जो आपको सप्लायर कहेगा कि मैं इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करता, उसके साथ हमने काम ही नहीं करना। परचेज़ ऑर्डर आपके पास हो पहले और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपके पास हो, फिर आपने उसके बाद इंस्पेक्शन टीम जब स्टॉक रेडी हो जाएगा फिर भेजनी है, ठीक है? और पूरी पेमेंट कभी भी नहीं करते होते हैं हम, उसको 30-40% 50% पेमेंट करते हैं और बाकी पेमेंट जो है वो डिलीवरी के टाइम पे होती है। जब वो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर डिलीवरी दे देता है और इंस्पेक्शन जो है वो उसके दौरान ही होती है। इंस्पेक्शन का मैंने पहले बताया था कि आपने जो उसका ये भी डिसाइड कर लेना है कि आप कितनी इंस्पेक्शंस जो हैं वो आपको अलाउ करेगा। एक इंस्पेक्शन के बाद आपको वो स्टॉक दोबारा बना के देगा, अगर वो गलत हो गई, दूसरी इंस्पेक्शन के अंदर मसला हुआ तो फिर दोबारा बना के देगा और तीसरी इंस्पेक्शन अगर गलत हो गई तो उसके बाद भी देगा या नहीं देगा। तो ये चीज़ें, ये भी आपने पहले से डिसाइड कर लेना। प्रोडक्ट हंटिंग करके इसके बाद बारकोड बाय क हाँ जी, जब लिस्टिंग आप बनाते हैं उससे पहले आप बारकोड बाय करते हैं। अच्छा जी, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस, रिव्यू ऑफ द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। जो फुल इंस्पेक्शन है उसके अंदर एक-एक प्रोडक्ट को वो चेक करेगा और जो आपकी स्पॉट रैंडम इंस्पेक्शन है वो उसमें अराउंड 10% ऑफ इन्वेंटरी वो चेक करते हैं। अब इसके रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फुल इंस्पेक्शन का रेट कोई और होता है और रैंडम इंस्पेक्शन का वो अलग है। और क्यूसी इंस्पेक्टर जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है वो चेक क्या करते हैं, तो आपकी वो क्वांटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो कंफर्मिटी चेक करेंगे, उसका स्टाइल, कलर, लेबल, पैकिंग, शिपिंग ये सब चेक करेंगे, वर्कमैनशिप चेक, अपीयरेंस एंड बेसिक फंक्शन देखेंगे उसका, और फंक्शन चेक मोर इन डेप्थ फंक्शनैलिटी कि वो काम भी कर रही है चीज़ या नहीं कर रही। अगर कोई मैकेनिकल चीज़ है तो ठीक है, उसके अंदर ब्रेकेज या इस तरह के कोई मसले तो नहीं है। फिनिशिंग, उसका पेंट या उसकी जो लुक है वो ठीक है, नहीं, उसके साइज़ेज़ वो ये सब कुछ चेक करें, ठीक है? अच्छा, आपके पास जो इंस्पेक्शन है वो हम कहाँ से करवाते हैं? इंस्पेक्शन के लिए अली बाबा के ऊपर ही एक तो आपको लोग मिल जाते हैं, ठीक है? जो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। आप वहाँ से को देख सकते हैं। लेकिन उनकी रिलायबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप इंस्पेक्शन लिखें। अच्छा, इसके अलावा आपको फाइवर अपवर के ऊपर भी लोग मिलते हैं, जो कि इंस्पेक्शन करते हैं आपको। चाइना में है, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के पीएचडी करने गए हुए हैं, तो वो इस तरह के काम कर लेते हैं कि भई वो 1 दिन लगा के कहीं पे दूसरे सिटी जाना है और वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करके आ जाते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये इंस्पेक्शन कंपनी, ये भी किसी के प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्विस,
11 ईयर्स हो गए हैं इसको। ये क्या है, 3 डायमंड इसको मिले हुए हैं। यहाँ पे फिर अगेन वही क्राइटेरिया आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में क्या आप देखें कि वो गोल्ड सप्लायर है, वेरीफाइड है, क्या क्या है उसके पास। ठीक है। एक तो ये हो गया एक। और इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं, जैसे कीमा है कंपनी एक। कीमा, कीमा पता नहीं किस तरह की स्पेलिंग है। ये वाला कीमा है जी, ये क्वालिटी वाला कीमा है, वो वाला कीमा नहीं है। कीमा.com, ये भी आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस टू मेक प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट, ये भी आपको इंस्पेक्शन करके देंगे। ठीक है। ये थोड़े महंगे इंस्पेक्शन वाले हैं और अच्छे वाले हैं, और थोड़े से महंगे भी हैं। ठीक है। यहाँ पे आप उनको बता देते हैं कि भाई मुझे ये चीजें आपने चेक करके बतानी है। और इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर इनको कहा जाए कि आप टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक, उसके अंदर क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं ये देखें, वी ऑफर द फॉलोइंग फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर टेक्सटाइल्स: परफॉर्मेंस, एब्रेजन और फाइलिंग, मैटिनडेल ICI, dimensional stability, torque, shrinkage, elongation, stretch, recovery, weather testing, thermal and water vapor resistance, burn test, इसके अलावा stiffness and bending, seam strength, tearing strength, thickness, compression, ये सारी चीजें आपको ये करके देंगे। कितने में करके देंगे जी? वो कह रहे हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर प्राइसिंग, हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे हम आपसे कितने पैसे लेंगे। ठीक है। उनसे कॉन्टेक्ट अस करके फाइंड कीमा कॉन्टेक्ट नंबर। और क्या है यहाँ पे, इन्होंने प्राइसेस दी नहीं हुई है। कंपनी पॉलिसी वेबिनार इन द प्राइस सप्लाई सैंपल रिक्वेस्ट रेगुलेटरी। अच्छा, ये सारे ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं, रिमोट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रिमोट सैंपल अप्रूवल, प्री कस्टम्स क्लियरेंस इंस्पेक्शंस, एथिकल ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, फैक्ट्री सैनिटेशन ऑडिट, वर्कर वॉइस सर्विसेज, बहुत सारे काम करते हैं भाई ये बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें जो है वो उसकी ऑन साइट इंस्पेक्शन चाहिए सिर्फ। या मे बी अगर आपकी कोई इस तरह की कोई कम्प्लेक्स है तो आपको टेस्टिंग भी चाहिए हो। 200 तक कर देते, 200, हाँ 200 $250 इन्वेंट्री पे डिपेंड करता है ना, आपको फिक्स कह नहीं सकते, आपकी इन्वेंट्री पे टोटली डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम इतना ही है इनके, $200-250 ये मिनिमम लेते हैं। ठीक है। अब आपकी इन्वेंट्री आके देखनी पड़ेगी, 1000 यूनिट है, 5000 यूनिट है, 10,000 यूनिट है, उसके हिसाब से उनका रेट डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज का वर्क नहीं हो सकता, क्या मतलब है ये? कहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कर आपने करना है? ये होता ही है कि जब आपका स्टॉक रेडी हो जाता है ना, स्टॉक आपका रेडी हो जाता है, सप्लायर आप कहता है आपका सामान रेडी है, इट्स रेडी फॉर द शिपमेंट, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मैं इंस्पेक्शन टीम भेज रहा हूँ, वो चेक करेगी, फिर आप उसको शिपमेंट करेंगे। ठीक है। तो वो उसी टाइम इंस्पेक्शन टीम जाके और उसकी मौजूदगी में भी आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि जो शिपमेंट आप करवाएं, आप चेक करके उसी टाइम शिपमेंट भी करवा के आए। हाँ जी, आपको वीडियोस देंगे, तस्वीरें देंगे, एक एक चीज को चेक करते हुए तस्वीरें देंगे उसकी। FB लाइव नहीं, और कुछ वो लाइव कर सकते हैं आपको, FB लाइव तो नहीं। ऑफिशियल एक वो है, वो ये एक इंडिविजुअल, अगर आप कोई हायर करते हैं ना, आप किसी इंडिविजुअल को हायर करते हैं तो उसको आप फिर उससे जो मर्जी करवा लें। अगर आप इस तरह की कंपनी को हायर कर रहे हैं तो वो तो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जो उनके हैं, वो उन्हीं SOPs के ऊपर आपसे काम करेंगे। आप उन्हें कहेंगे भी लाइव वीडियो चैट पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअल कोई हायर करते हैं तो उसमें फिर आप
ये इस तरह के सारे शौक पूरे कर सकते हैं। टीटीआई लैब्स, अच्छा वो इंस्पेक्शन पाकिस्तान में, अच्छा ये तो है, इधर काफी सारे कंट्रीज में ना ये काम कर रहे हैं, ये कीमा वाले, पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कोई आप लोगों में से कोई अपना कीमा बना ले, ठीक है, यहाँ पे आपकी गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कराची, जहाँ पे लोग कर रहे हैं ऑर्डर बाहर से, उनको भी तो इंस्पेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई सर्विस इस तरह की बना सकता है, उसको दे सकता है। प्रोसीजर क्या है भाई? प्रोसीजर आपने फॉलो करें इनको, वेबसाइट बनाएं, ठीक है, वेबसाइट बना के अपना सारा कुछ लिखें, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप अपनी जो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट, आप टेस्टिंग बनाना चाहें, टेस्टिंग जो है वो जरा मुश्किल काम है, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए इंटरनेशनल, और टेस्टिंग काफी मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव काम है। लेकिन इंस्पेक्शन, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है, नॉर्मल क्यूसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कह रहा है कि मुझे सिर्फ जो है मैंने भेजना मंगवाना है वहां से, क्या कहते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स मंगवाने हैं, तो वो मुझे चेक करके बताएं भाई कि जितने यूनिट्स आ रहे हैं, यूएस में बंदा बैठा हुआ है, 5,000 बॉक्सिंग ग्लव्स मंगवा रहा है सियालकोट से, तो उसको उस 5,000 जो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवानी है। एक तो फैक्ट्री वाले खुद करते हैं ना, एक उसको बाहर से किसी कंपनी से करवानी है, किसी रिलायबल कंपनी से करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको उसको देखना पड़ेगा कि उनको क्या क्या चीजें उसके अंदर चेक करवानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वाकई कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि आप कम्प्लेक्सिटी आती है टेस्टिंग के अंदर, आप उसमें टेस्टिंग के अंदर ना पड़े ना, इनिशियली टेस्टिंग के अंदर ना पड़े, सिर्फ इंस्पेक्शन की फिजिकल इंस्पेक्शन, इसमें काउंटिंग हो गई, स्टॉक चेक हो गया, स्टॉक पूरा है, कार्टन पूरे हैं, कार्टनों के अंदर जितने जितने नंबर लिखे हुए हैं वो पूरे हैं, और हर नंबर के ऊपर कोई फटा हुआ तो नहीं है, कोई इसके ऊपर स्टेन तो नहीं है, ठीक है, और कोई लेदर खराब तो नहीं है, इस तरह की इंस्पेक्शन, मतलब वो फिजिकल जो है वो तो की जा सकती है। टीटीआई तो टेस्टिंग लैब है ना भाई, वो तो टेस्टिंग कर रहे हैं डिटेल में, उनके पास तो इक्विपमेंट है, और वो बड़े लेवल पे टेस्टिंग टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने टेस्टिंग तो करनी नहीं है, सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है, फिजिकल इंस्पेक्शन। वर्क करूँ पाकिस्तान में, ऐसे हो सकता है कुछ, ताकि यहाँ मैप में पाकिस्तान का भी है, आपको कीमा वालों से बात करनी पड़ेगी, मुझे तो नहीं पता। ये यासूबुल हक साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप इसको छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सारी पूरा सेटअप, पूरा जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है वही आपने बनाना है। अब ये इतनी सारी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, तो ये जरूरी है आपने सारी ऑफर करनी है तो फिर ही आपका काम शुरू होगा? आप सिर्फ एक इससे भी तो कर सकते हैं, सिर्फ इससे तो कर सकते हैं, रिमोट इंस्पेक्शन से, ठीक है। आप प्रोडक्ट टेस्टिंग ना करें, प्रोडक्ट टेस्टिंग आप उसको मतलब वो चला के वहां से देख लें, आप उसके जो मटेरियल टेस्टिंग है वो ना करें, तो पॉसिबल है। चलें, इसमें कहाँ पे हम कीमा के ऊपर निकल गए, यहाँ से ये हो गया इंस्पेक्शन। अच्छा, इन्वेंट्री स्टोरेज फी जो है वो आपको किधर गया, खुल जाए भाई, आपको मैंने बताया था, एक तो रेफरल फी आपने पे करनी होती है, विच इज अराउंड 15% ऑफ द सेलिंग अमाउंट। एक आपको
जो FBA फी, जो शिपमेंट फी होती है अमेज़न से, जो मतलब शिपमेंट शिपमेंट हैंडलिंग की फी लेता है अमेज़न, एक आपको वो पे करनी होती है। एक आपकी इन्वेंटरी स्टोरेज फी होती है। एक आपकी इन्वेंटरी स्टोरेज फी होती है, जो आपने अमेज़न के वेयरहाउस में इन्वेंटरी रखवाई हुई है, जो वहाँ आपने स्टोरेज की हुई है, एक उसकी फी होती है, जो कि आपके टोटली प्रोडक्ट के नंबर्स पे, उसके वॉल्यूम पे, वेट पे, ज़्यादातर वॉल्यूम पे ही वो डिपेंड कर रही होती है। ठीक है? अच्छा जी। ये आपको क्या है, बिटवीन द 7th एंड 15th डे ऑफ द मंथ आपको ये फी चार्ज होती है, डिडक्ट होती है आपकी। और इसका रेट जो है, इट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टाइप, साइज, टियर एंड टाइम ऑफ ईयर। अच्छा, ये डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर में भी डिफरेंट होती है। Q4 में आपकी इन्वेंटरी स्टोरेज फी ज्यादा हो जाती है, Q1 2 3 में कम होती है। Q4 होता है Q4, जो आपके साल के आखिरी 3 महीने होते हैं, उसको Q4 कहते हैं, Q4। पहले 3 महीनों को जनवरी, फरवरी, मार्च Q1, और अप्रैल, मई, जून Q2। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से ये आपके जो है ना, हाँ, 3 3 महीनों का ये क्वार्टर होता है। अच्छा, किस तरह से कैलकुलेट होती है आपकी इन्वेंट्री स्टोरेज फी? आपकी प्रोडक्ट साइज से, मंथ कौन सा है उससे, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, एवरेज डेली यूनिट्स आपके कितने रिटेन कर रहे हैं वेयर हाउस में अमेजोन के पास, और उसकी डेंजरस गुड्स क्लासिफिकेशन स्टेटस क्या है, वो डेंजरस गुड्स के अंदर तो काउंट हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ये तो पहले आप रेट देख लेना कि जो नॉन डेंजरस गुड्स हैं, जो कि डेंजरस गुड्स नहीं है, नॉर्मल चीज है, फॉर एग्जांपल आपकी टेक्सटाइल है, लेदर है, किचन आइटम है, जो भी कोई स्पोर्ट्स की आइटम है, उसका आपका रेट है जनवरी से सितंबर तक $0.75 पर क्यूबिक फुट। ठीक है। और $0.48 पर क्यूबिक फुट अगर वो ओवर साइज है। ठीक है। उसका साइज ज्यादा है तो 0.48 है, अगर स्टैंडर्ड साइज है 0.75 है। और अक्टूबर से दिसंबर में उसका रेट है $2.4 पर क्यूबिक फीट और $1.2। ठीक है, मतलब ये थ्री टाइम्स से भी ज्यादा मेरे ख्याल हो रहा है। मोर देन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है आपका जो इन्वेंट्री स्टोरेज फी है Q4 में, आखिरी क्वार्टर में साल की। क्योंकि स्टॉक ज्यादा होता है सब लोगों का, कंपटीशन ज्यादा होता है, और उनको काम भी ज्यादा करना पड़ा होता है वेयर हाउस वालों को, इसीलिए उन्होंने रेट इसके बढ़ा दी। ये निकालते किस तरह से हैं आप इसकी फी? ये देखें कैलकुलेशन। 100 एवरेज यूनिट्स, इसको मैं जूम करूं। 100 एवरेज यूनिट्स पर मंथ अगर आपके रह रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगे इससे 0.05 क्यूबिक फीट पर यूनिट। ये रेट है इसका पर यूनिट, जो आपकी आ, ये, हाँ, पर यूनिट रेट आपका 0.05 है, तो 0.05 से मल्टीप्लाई, ये उसका, सॉरी, वो वॉल्यूम है आपकी जो आइटम है ना, उसका वॉल्यूम है 0.05 एक क्यूबिक फीट में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.75 से, पर क्यूबिक फीट आपका जो रेट है, तो ये आपकी 100 यूनिट्स की मंथली जो स्टोरेज फी है वो निकल आएगी $3.75 मंथली आपको पे करना पड़ेगा स्टोरेज फी। ठीक है। तो जितना आपकी आइटम का वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना उसकी स्टोरेज फी ज्यादा हो जाएगी। यासूबुल हक साहब, आप कहाँ पे हैं, कौन से शहर में हैं? घर में है, अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा अभी। इधर कहाँ पे? गुजरावाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है ना।
वो दूर होगा, लेकिन हाँ आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें कर लें। ठीक है जी, आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट क्या है आपकी? आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपने हंट किए हैं, आपने उनकी जो है वो उसके लिए 10 सप्लायर्स ढूंढने, शॉर्टलिस्ट करने हैं। उन 10 सप्लायर से आपने कोटेशन लेनी है, और कोटेशन लेने के बाद आपने उनमें से 3 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स जो हमने सारे डिस्कस किए हैं लेक्चर में। ठीक है, और उसके अंदर से कोई एक सप्लायर आपने फाइनल करना है, 10 सप्लायर्स के साथ बात करके और उनका दिमाग खा के उसमें से कोई एक सप्लायर आपने फाइनल करना है। ठीक है। हाँ जी, स्लाइड्स में शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा है कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है वो वाले लोग ये करें, क्योंकि बाकियों से मुझे उम्मीद ही नहीं है ना। जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट हंट नहीं की वो आगे क्या करेंगे? वो तो बेचारे आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने कर ली है प्रोडक्ट हंटिंग, मतलब द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड और जो एफर्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं, तो वही आगे करें। बाकी जहमत ना करें, वैसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ कोई फायदा नहीं हुआ, उसको घर में रख लेंगे, सजा लेंगे। यूज करती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से। और आप असाइनमेंट जो अगर कुछ सीरियस हो गए हैं, अभी सीरियस हो गए हैं, तो वो लोग प्लीज आप हाँ RFQ से कर लें या वैसे सर्च कर लें। आपने जो अपनी जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, आपने उसके 10 सप्लायर्स के साथ बात करके, और या आपने डिफरेंट वेबसाइट्स भी यूज करनी है, आपने सिर्फ अलीबाबा को नहीं लेना। आपने जो आपको 10 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, आपने सबको जो है वो सर्च करना है। सिर्फ अलीबाबा के पीछे नहीं आपने पढ़ना। आपने 1688 को एक्सप्लोर करना है, ग्लोबल सोर्सेज को करना है, बाकी सबको भी देखना है। और इवन सबसे पहले काम आपने जो ये करना है कि आपने देखना है कि आपको वो यूएस की अगर प्रोडक्ट है तो यूएस में से ही मिल सकती है, और यूएस में से अगर मिल सकती है तो वहां से कितने की मिलेगी। आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। हाँ, आपकी प्रोडक्ट का वो देखा था मैंने शायद सुबह ही, उसका प्रॉफिट का मसला है, 12% है। आप उसको देख लें, कोई और ढूंढ लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।